नमस्कार मित्रों, मैं प्रभात कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल PYT क्लासेस में। आइए आज हम लोग अपनी LP टेक्नीशियन के बैच की श्रृंखला में अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। संधारित्र। पहला टॉपिक है संधारित्र या कैपेसिटर। संधारित्र या कैपेसिटर। संधारित्र या कैपेसिटर के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लासेस में थोड़ी बहुत चर्चा की थी कि सर कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर हमने थोड़ी सी चर्चा ये की थी कि कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है डीसी रूप में, और वो किसी भी मशीन को या किसी भी यंत्र को टार्क देने का काम करता है, अर्थात धक्का देने का काम करता है। आइए संधारित्र के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। तो आइए संधारित्र को समझने से पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं। तो संधारित्र का वर्क क्या होता है, ये वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है, जबकि प्रेरक क्या करता है, करंट को यानी धारा को। हमने देखा संधारित्र वोल्टेज को नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का काम करता है, जबकि प्रेरक क्या करता है, करंट को नियंत्रित करने का काम करता है, यानी कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, इंडक्टर यानी प्रेरक, इंडक्टर का पहला लेटर क्या है, आई, जबकि धारा को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो यहाँ भी आई है, तो आई इंडक्टर का, इंडक्टर में क्या है, आई है। तो इंडक्टर किस चीज़ को कंट्रोल करेगा, यानी आई यानी धारा को। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है कि कैपेसिटर किसको कंट्रोल करता है, वोल्टेज को, जबकि इंडक्टर किसको करता है, तो धारा को। यदि कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन कर रहा हो तो आप उसमें एक कैपेसिटर लगा करके धारा को प्रवाहित कर दीजिए, तो वोल्टेज अपने आप कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, यदि कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन कर रहा हो तो उसमें एक कैपेसिटर लगा करके करंट को फ्लो करवा दीजिए, वोल्टेज अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। जो इंडक्टर है, इंडक्टर क्या करता है, ये धारा को कंट्रोल करने का काम करता है। यदि कभी करंट फ्लक्चुएशन कर रही हो तो उसमें एक इंडक्टर लगा करके करंट को फ्लो करवा दीजिए, करंट अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। तो ये दोनों का काम क्या है, कैपेसिटर का काम क्या है, वो वोल्टेज को नियंत्रित करता है, जबकि इंडक्टर का काम क्या है, वो करंट को नियंत्रित करती है। आइए समझते हैं कि संधारित्र क्या है। संधारित्र विद्युत परिपथ में विद्युत विभव के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। संधारित्र विद्युत परिपथ में विद्युत विभव के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। शुद्ध संधारित्र द्वारा औसत ऊर्जा की खपत शून्य होती है। जो शुद्ध संधारित्र होगा, शुद्ध संधारित्र का मतलब होता है जो अच्छी क्वालिटी का कैपेसिटर होगा, तो संधारित्र द्वारा औसत ऊर्जा की खपत शून्य होती है। जो अच्छी क्वालिटी का संधारित्र या कैपेसिटर होगा वो ना के बराबर ऊर्जा की खपत करता है। मैं आपको कैपेसिटर दिखा रहा हूँ, यह है कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटर कहाँ लगा होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे फैन होते हैं या जो कूलर होते हैं या बहुत सारी मशीनों में आपने देखा होगा इसका यूज़ कहाँ होता है, कैपेसिटर का। आपने देखा होगा जो आपका सीलिंग फ़ैन होता है, जो फर्राटा फ़ैन होता है या कूलर होते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों में इस कैपेसिटर का यूज़ होता है। ठीक है, पंखों में भी यूज़ होता है। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं। यह इनका यूज़ देख रहे हैं, यह फ्लोरोसेंट ट्यूब में यूज़ होता है। जो कैपेसिटर भी मैंने आपको दिखाया वो कहाँ, उसका यूज़ कहाँ होता है, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में इस्तेमाल होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब बोले तो जैसे आजकल तो LED चल गई है, जो ट्यूबलाइट हुआ करती थी पहले और आज भी होती है, तो जो कांच वाली ट्यूबलाइट हुआ करती है उसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट। तो उस जब वो कांच वाली ट्यूबलाइट चला करती थी तो उसमें एक कैपेसिटर लगाया जाता था। सिंगल फेज मोटर, जो सिंगल फेज की लगभग जो सिंगल फेज की मोटरें होती हैं लगभग सभी में कैपेसिटर का यूज किया जाता है। छत या टेबल फैन पंखा, अभी मैंने आपको बताया कि छत वाले पंखे में, सीलिंग फैन में और टेबल फैन में भी आपका कैपेसिटर यूज होता है। तथा ये सप्लाई लाइन के पैरेलल में लाइन का पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए भी यूज किया जाता है। जो आपने देखा होगा 3 फेज 4 वायर सिस्टम होते हैं जो गाँव में या शहरों में भी जो लाइन सप्लाई होती है एसी की मेन लाइन सप्लाई होती है, उनमें जो पावर फैक्टर होता है उस पावर फैक्टर को सही रखने के लिए, उनके पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पे हम संधारित्र का यानी कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। तो मेन लाइनों में एसी में, ठीक है। तथा सप्लाई लाइन के पैरेलल में समानांतर क्रम में जो हमारी लाइनें, ऐसी लाइनें लगी होती हैं, इनकी लाइन का पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर यानी किसी भी चीज़ का अगर पावर फैक्टर अगर सुधर जाए तो यानी सब कुछ सुधर गया। ये समझ के चलिए, अगर किस पावर फैक्टर मेन चीज़ होती है, ठीक है। अगर किसी भी मशीन का पावर फैक्टर अगर सुधार दिया जाए तो यानी वो मशीन पूरी तरीके से सुधर गई, यानी उसकी दक्षता बढ़ जाती है। लॉस कम होता है लेकिन उसकी दक्षता
बढ़ जाती है। ठीक है, पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए एसी सप्लाई लाइन में इसका उपयोग किया जाता है। किस सप्लाई में? तो एसी सप्लाई में इसका यूज़ किया जाता है कैपेसिटर का। आइए समझते हैं आगे। ध्रुवीय अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ या अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ या पोलराइज या नॉन पोलराइज क्या होता है? पोलराइज एंड नॉन पोलराइज डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, समझते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें धनावेश व ऋणावेश का केंद्र अलग अलग होता है उसे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ यानी पोलराइज डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें धनावेश व ऋणावेश का केंद्र अलग अलग होता है उसे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, क्योंकि यह धनावेश व ऋणावेश ध्रुवीय ध्रुव की भांति कार्य करता है। उदाहरण के लिए HCl और H2O। समझते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें पॉजिटिव टर्मिनल भी हो और निगेटिव टर्मिनल भी हो, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टर्मिनल हो, वो क्या कहलाएंगे? ध्रुवीय कहलाएंगे, पोलराइज कहलाएंगे। पोलराइज और नॉन पोलराइज, ध्रुवीय और अध्रुवीय। पोलराइज का मतलब होता है जिनके पास पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ध्रुव हैं। अध्रुवीय का मतलब ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव। तो ध्रुवीय का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव। जैसे एसी सप्लाई लाइन जो होती है वो नॉन ध्रुवीय होती है, जैसे एसी सप्लाई लाइन होती है। तो एसी सप्लाई लाइन में क्या होता है? पॉजिटिव निगेटिव होता है क्या? तो एसी सप्लाई लाइन में पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है। जैसे आप बल्ब ले लीजिए, बल्ब में आप दो तारें होती हैं, दोनों तारों की किसी भी तार में कोई लगा दीजिए, आराम से बल्ब जलने लगता है। जैसे बल्ब होता है, बल्ब में दो तारें होती हैं, उसमें पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, कोई भी दोनों तार आप किसी भी खूंटी में लगा दीजिए, वो बल्ब जलने लगता है। लेकिन जो फ़ैन होता है, जब आप फ़ैन की वायरिंग देखे होंगे, जब फ़ैन बनता है तो फ़ैन के कनेक्शन को अगर आप उल्टा कर देंगे, पॉजिटिव जगह निगेटिव और निगेटिव जगह पॉजिटिव लगा देंगे, तो फ़ैन घूमेगा तो जरूर, लेकिन वो उल्टा घूमेगा। अगर सही डायरेक्शन में, सही पॉजिटिव को पॉजिटिव से, निगेटिव के निगेटिव से कनेक्शन नहीं किया जाएगा तो वो क्या होगा? उल्टा घूमने लगेगा। यानी पॉजिटिव का पॉजिटिव से, निगेटिव का निगेटिव से कनेक्शन होगा तो वो सही दिशा में घूमेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव जोड़ दिया गया, गलत उनका कनेक्शन कर दिया जाएगा तो वो उल्टा घूमने लगेगा। ठीक, जबकि बल्ब में ऐसा कुछ नहीं है, कोई तार किसी भी खूंटी में जोड़ दिए वो आराम से जलता है। ठीक है, तो यही पोलराइज और नॉन पोलराइज। तो ऐसे पदार्थ जिनमें धनावेश व ऋणावेश का केंद्र अलग अलग होता है उसे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ यानी पोलराइज डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं, क्योंकि यह धनावेश व ऋणावेश द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। जैसे HCl और H2O, जैसे HCl और H2O। HCl को हम तोड़ेंगे तो दो भाग में टूटेगा, और H2O को भी तोड़ेंगे तो ये H+ और Cl- में टूटेगा। जबकि अगर हम इसको तोड़ें तो ये भी दो हिस्से में टूट जाएगा, H+ और OH- में। देख रहे हैं, HCl हमारा H+ Cl- में टूटा, जबकि H2O H+ और OH- में टूटा। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक लाइन में कि जिनको हम पॉजिटिव निगेटिव में तोड़ सकें, जिनको हम पॉजिटिव और निगेटिव में तोड़ सकें वो क्या है? पोलराइज है। जिनको हम पॉजिटिव निगेटिव में न तोड़ सकें वो क्या है? नॉन पोलराइज है, अध्रुवीय है। जिनको हम पॉजिटिव निगेटिव में तोड़ सकें वो पोलराइज है अर्थात ध्रुवीय है। जिनको हम पॉजिटिव और निगेटिव में न तोड़ सकें वो क्या है? नॉन पोलराइज है, अध्रुवीय है। जैसे HCl, H2O एक्सेट्रा। जबकि ऐसे पदार्थ जिनमें धनावेश व ऋणावेश का केंद्र एक ही होता है उन पदार्थों को अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ या नॉन पोलराइज डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। उदाहरण के लिए H2O, CO2, N2 और O2। इनको आप तोड़िए, H2O को, CO2 को, N2 को, O2 को, क्या ये पॉजिटिव निगेटिव में टूटेगा क्या? तो इनको आप नहीं तोड़ सकते। तो क्या है? अध्रुवीय है, नॉन पोलराइज मटेरियल है। ठीक है, इनमें पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव, जैसे हम बैटरी का यूज करते हैं तो बैटरी क्या है? पोलराइज है कि नॉन पोलराइज है? आप बोलेंगे कि बैटरी क्या है? पोलराइज है, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दो खूंटियाँ होती हैं बैटरी में, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। तो बैटरी कैसा है? वो पोलराइज है। जबकि AC जो करंट होती है वो हमारी क्या है? नॉन पोलराइज है। ठीक है, तो AC क्या है? नॉन पोलराइज है, जबकि DC क्या है? वो
पोलराइज है। डीसी सप्लाई क्या है, पोलराइज है, ध्रुवीय होती है, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव होता है, जबकि एसी सप्लाई में कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है। आप सोचिए ना, क्या एसी सप्लाई में, एसी करंट में क्या पॉजिटिव निगेटिव होता है क्या, तो नहीं होता है, जबकि डीसी करंट में क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो यही है पोलराइज और नॉन पोलराइज। ध्रुवीय संधारित्रों को परिपथ में एक ही तरीके से आबद्ध किया जाता है, जबकि अध्रुवीय संधारित्रों को दोनों तरह से आबद्ध किया जा सकता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जो ध्रुवीय होगा, जो पोलराइज होगा, पॉजिटिव तार में पॉजिटिव तार ही जोड़ा जाएगा, निगेटिव तार में निगेटिव तार ही जोड़ा जाएगा। अगर आप उल्टा कनेक्शन पॉजिटिव की जगह निगेटिव और निगेटिव टर्मिनल के जगह पॉजिटिव लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा मूव करेगा। जैसे आपका फैन मैंने बताया था, तो वो क्या है, ध्रुवीय है, पोलराइज है। वो क्या है, ध्रुवीय है या पोलराइज है। जबकि नॉन पोलराइज या अध्रुवीय संधारित्र किसे बोला जाएगा, जैसे बल्ब बताया, तो बल्ब क्या था, बल्ब में कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, वो किसी का किसी में कनेक्शन जोड़ दीजिए वो जलने लगता है, चाहे वो पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव में बल्ब जलने लगता है, ठीक है। लेकिन फैन ऐसा नहीं है, तो फैन ऐसा नहीं है। फैन का कनेक्शन अगर हम चेंज कर देंगे, पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे, तो फैन क्या करेगा, उल्टा मूव करेगा। आप कभी कभी देखे होंगे कि फैन कभी कभी उल्टा घूमता है, तो उल्टा घूमने का कारण क्या है कि पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव का पॉजिटिव टर्मिनल में उसका कनेक्शन कर दिया गया है, ठीक है। तो वही है, ध्रुवीय संधारित्रों को परिपथ में एक ही तरीके से आबद्ध किया जाता है, जबकि अध्रुवीय संधारित्रों को दोनों तरह से आबद्ध किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पोलराइज्ड। पोलराइज संधारित्रों में पॉजिटिव निगेटिव ध्रुव अंकित किया जाता है। पोलराइज संधारित्र में पॉजिटिव और निगेटिव ध्रुव अंकित किया जाता है। जो पोलराइज होते हैं क्या होते हैं, जो ध्रुवीय होता है पोलराइज होते हैं, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव तारे अंकित की जाती है, ठीक है। ये जैसे हमने बताया आपको बैटरी का, ठीक है। तो बैटरी में आप देखे होंगे एक रेड कलर का होता है, एक ब्लैक कलर का होता है या ब्लू कलर का होता है। तो रेड कलर वाला पॉजिटिव होता है और ब्लैक कलर या ब्लू कलर वाला निगेटिव होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि बैटरी का कनेक्शन पोलराइज में आएगा, जबकि नॉन पोलराइज संधारित्रों में नहीं, जबकि नॉन पोलराइज संधारित्रों में नहीं। नॉन जो पोलराइज होता है, जैसे एसी करंट हो गई आपकी, वो नॉन पोलराइज हो गई। जैसे आपको मैंने बल्ब का एग्जाम्पल दिया, तो बल्ब में पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव आप तार जोड़ देंगे तब भी बल्ब जलता है। अतः उसे परिपथ में किसी भी दिशा में आबद्ध कर सकते हैं। किसे, एसी को, जैसे बल्ब वाला कनेक्शन। अर्थात पोलराइज संधारित्र का प्रयोग सिर्फ डीसी परिपथ में और नॉन पोलराइज का प्रयोग सिर्फ एसी परिपथ में किया जा सकता है। वही मैंने आपको बताया कि डीसी अर्थात पोलराइज, एसी अर्थात नॉन पोलराइज। संधारित्रों का प्रयोग सिर्फ डीसी परिपथ में, किसका, अर्थात पोलराइज्ड संधारित्रों का प्रयोग सिर्फ डीसी परिपथ में और नॉन पोलराइज का प्रयोग एसी परिपथ में किया जाता है। जैसे मैंने बताया आपको बैटरी का कनेक्शन और बल्ब का कनेक्शन। 1 पिको फैराड बराबर होता है 10⁻12 फैराड। ये क्वेश्चन एक बार आपसे पूछा गया था एग्जाम में कि 1 पिको फैराड इक्वल टू क्या होता है, तो 1 पिको फैराड इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 फैराड। तो 1 पिको फैराड बराबर होता है 10⁻⁻12 फैराड। पंखा के लिए एक VVI है ये कई बार एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन कि जो पंखा होता है, सीलिंग फैन होता है हमारा, सीलिंग फैन में कितने माइक्रोफैराड की जो कैपेसिटर यूज किया जाता है वो कितने माइक्रोफैराड का होता है, तो 1.5 माइक्रोफैराड से 2.5 माइक्रोफैराड का होता है। आप देख पा रहे हैं, पंखा के लिए 1.5 माइक्रोफैराड से 2.5 माइक्रोफैराड तक के कैपेसिटर यूज किए जाते हैं, ठीक। जो मैंने आपको ये कैपेसिटर दिखाया, ये 2 माइक्रोफैराड का है और कितना होना चाहिए पंखा के लिए, 1.5 से 2.5 माइक्रोफैराड तक का कैपेसिटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। प्रेरक या इंडक्टर, प्रेरक या फिर इंडक्टर। अभी मैंने आपको बताया था प्रेरक या इंडक्टर। इंडक्टर का यूज क्या होता है, वो क्या करता है, इंडक्टर यानी आई है तो किसको कंट्रोल करेगा, ये धारा को यानी करंट को, जबकि कैपेसिटर किसको कंट्रोल कर रहा था, वो वोल्टेज को, ठीक है। तो प्रेरक या इंडक्टर यह एक वैद्युत अवयव है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का भंडारण करता है। यह एक वैद्युत अवयव है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का भंडारण करता है। हमने आपको पिछली क्लासेस में कुछ इस टाइप का निशान बताया था। ये क्या था, एसी सप्लाई है। हमने आपको एक छोटी एक बड़ी लाइन बताई थी, ये क्या है, ये डीसी सप्लाई है। आपने ये पढ़ा है, ये क्या है, रेजिस्टेंस, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। इसका काम क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, विद्युत धारा का विरोध करता है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, विद्युत धारा का विरोध करता है। एक होता है इस टाइप से, ये क्या है, ये है आपका इंडक्टर या फिर प्रेरक।
ये है आपका इंडक्टर, ये है आपका इंडक्टर या फिर प्रेरक। इसको हम यल से डिनोट करते हैं, यल से प्रदर्शित। जिस तरीके से हमने प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं, उसी तरीके से इंडक्टर को हम यल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंडक्टर और रेजिस्टेंस में कंफ्यूज मत होइएगा। जो रेजिस्टेंस होता है वो सीधे अप डाउन ऐसे ऐसे करता है, ठीक है। लेकिन जो इंडक्टर होता है यानी प्रेरक होता है, उसमें कुछ स्प्रिंग टाइप से होता है, ठीक है। तो जब तार को हम कॉइल के रूप में लपेट देते हैं, जब तार को हम कॉइल के रूप में लपेट देते हैं तो वो क्या कहलाता है? इंडक्टर कहलाता है। और ये क्या काम करता है? ऊर्जा को संचित करता है। ऊर्जा को संचित करता है किस रूप में? चुंबकीय क्षेत्र में, या ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र में भंडारित करता है या संग्रहित करता है। तो ठीक, हमने समझा कि ये एसी सप्लाई थी, ये डीसी सप्लाई है, ये हमारा रेजिस्टेंस या प्रतिरोध है। और जब हम तार को कॉइल के रूप में लपेट देते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा इंडक्टर या प्रेरक। और प्रेरक का वर्क क्या है कि ये क्या करता है? ऊर्जा को संग्रहित करता है। ऊर्जा को संग्रहित किस क्षेत्र में करता है? चुंबकीय क्षेत्र में करता है। इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पे डिटेल में, ठीक है। तो ये ऊर्जा को संचित करता है। कैसे? जब किसी चालक में, इसको थोड़ा समझ लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र में कैसे। जब किसी चालक में हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र में वो क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो प्रेरक या इंडक्टर क्या है? या एक वैद्युत अवयव है, यानी एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का भंडारण करता है। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें धारा का प्रवाह करने पे यह चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा को संचित करता है या संग्रहित करता है, ठीक है। प्रेरक द्वारा चुंबकीय ऊर्जा के भंडारण की क्षमता को इसका प्रेरकत्व या इंडक्टेंस कहा जाता है। जो हमारा इंडक्टर होता है या प्रेरक होता है, इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में जो ऊर्जा का भंडारण की क्षमता होती है, इसको क्या बोलते हैं? प्रेरकत्व, फिर इंडक्टेंस, ठीक है। इसका मात्रक हेनरी होता है। प्रेरकत्व या इंडक्टेंस कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक हेनरी होता है, और हेनरी को हम एच से डिनोट करते हैं। हेनरी को हम एच से डिनोट करते हैं। किसका मात्रक है? इंडक्टेंस का या प्रेरकत्व का, ठीक है। तथा यह इसे यल से सूचित करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि ये इंडक्टेंस था, ठीक है, तो हम इसको यल से सूचित कर रहे थे। इसका मात्रक क्या है? हेनरी है, प्रेरकत्व का। तथा इसे यल से सूचित करते हैं। इसका सांकेतिक निरूपण इस चीज से करते हैं। हमने आपको ये दिखाया कि इसका सांकेतिक निरूपण यह से किया जाता है। यह परिपथ में विद्युत धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। यह परिपथ में विद्युत धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। प्रतिरोध की भांति इसकी भी समूहन किया जाता है। प्रतिरोध की भांति इसका भी समूहन किया जाता है। आइए समझते हैं। हम लोगों ने प्रतिरोधों का जो समूहन पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि प्रतिरोधों का समूहन दो टाइप्स होता है। एक सीरीज में होता है, एक पैरेलल में होता है। अर्थात एक श्रेणी क्रम में होता है, दूसरा समांतर क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है? प्रतिरोधों में हमने देखा था कि ये R1 है, ये R2 है। तो जब इसका हम समतुल्य प्रतिरोध निकाल रहे थे तो हमारा RT कितना आ रहा था? R1 प्लस R2। इसी फार्मूले पे रख रहे थे वैल्यू को। तो इन प्रतिरोधों का अगर हम समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इस फार्मूले पे निकलता है, इस बेस पे निकलता है। तो सेम यही चीजें हैं। अगर हम, ये इंडक्टेंस है हमारा, मान लीजिए हमारा इंडक्टेंस है, ये हमारा L1 है और ये L2 है। तो इनका समूहन भी श्रेणी क्रम की तरह होगा, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम की तरह ही होगा। अर्थात चाहे वो समानांतर में हो चाहे श्रेणी क्रम में हो, इनका समूहन या कॉम्बिनेशन किस टाइप से होगा? जो हम रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस में जो हम चाहे वो सीरीज हो अथवा पैरेलल हो, दोनों का जिस तरीके से कॉम्बिनेशन हुआ करता तो उसी ठीक वही कॉम्बिनेशन इंडक्टेंस में भी होगा। जिस तरीके से हमने देखा R1 R2 का समतुल्य निकाले तो R1 प्लस R2 हो गया। उस तरीके से अगर हम यहाँ पे निकालेंगे LT निकालेंगे, यानी टोटल प्रेरक, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा L1 प्लस L2, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। अब यही चीज अगर समानांतर में हो, तो पैरेलल क्रम में हो, तो क्या देखेंगे? ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। इसको प्रतिरोध के समूहन में हम पैरेलल को किस सीक्वेंस में रखते थे? किस फार्मूले पे? 1/RT।
या इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं, आर टी इक्वल टू क्या होता था, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इस पे रखते थे। और यहाँ पे हमारा ये L1 है और ये L2 होते हैं। क्या करेंगे, LT निकालने के लिए प्रतिरोध में है, सॉरी समानांतर में है, तो L1 इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका डिटेल जिस तरीके से आपको देखना है इसकी पुरानी क्लासेस, पिछली क्लासेस में आप देख सकते हैं कि इनका समूहन किस तरीके से होता है। तो हमने देखा वो चाहे श्रेणी क्रम का हो चाहे समानांतर क्रम का हो, अगर वो इंडक्टेंस है यानी प्रेरक का है, प्रेरकों का समूहन या इंडक्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो किस पर आधारित है या किसके जैसा है, सेम रेजिस्टेंस के जैसे। जिस तरीके से हमने प्रतिरोधों का समूहन किया था, प्रतिरोधों का समूहन जिस टाइप से होता है, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी होती है प्रेरकों का समूहन में, यानी इंडक्टर का समूहन में। ठीक है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल अलग होती है कैपेसिटर का, हम कैपेसिटरों का यानी संधारितों का समूहन अलग होता है, यानी कैपेसिटरों का अलग होता है। किनका किनका सेम होता है, प्रतिरोधों का। तो हमने देखा प्रतिरोधों का समूहन और इंडक्टर का समूहन दोनों सेम होता है, वो चाहे श्रेणी क्रम का हो चाहे समानांतर क्रम का हो। जबकि कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर का जो समूहन की प्रक्रिया होती है वो श्रेणी और पैरेलल दोनों की क्या होती है, दोनों की भिन्न होती है, अर्थात दोनों की अलग होती है। ठीक है, आइए हम एक एग्जांपल आपको कैपेसिटर का समूहन करके दिखा देते हैं। ये श्रेणी क्रम का कैपेसिटर है। ये किस क्रम में से कैपेसिटर लगा हुआ है, श्रेणी क्रम का, सीरीज में है। तो सीरीज क्रम में हमने क्या देखा था, ये उल्टा होता है। सीरीज क्रम में ये क्या हो जाएगा, सी टोटल निकालने के हमें क्या करेंगे, इसको 1/C1 प्लस 1/C2 कर देंगे। ठीक है, जबकि अगर यही चीज पैरेलल में हो, जबकि यही चीज अगर पैरेलल में हो तो क्या लगता है यहाँ पे CT इक्वल टू C1 प्लस C2। अगर ये C1 है और ये C2 है तो ये लगता है, इसको हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। तो देख रहे हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस का यानी प्रतिरोधों का समूहन हो या इंडक्टरों का समूहन है, ये दोनों की प्रक्रिया क्या होती है, दोनों का तरीका सेम होता है, लेकिन कैपेसिटर का तरीका अलग होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो हमने देखा प्रतिरोध रेजिस्टेंस का और इंडक्टर का जो प्रक्रिया होती है वो सेम होती है, जबकि कैपेसिटर की प्रक्रिया क्या होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। यहां से ये भी पॉइंट को क्लियर करके चलते हैं कि रेजिस्टेंस में जब हम ये श्रेणी क्रम पढ़ रहे थे तो जहां पे RT इक्वल टू R1 प्लस R2 लग रहा था फार्मूला, यहाँ पे जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो महत्तम से महत्तम था कि न्यूनतम से न्यूनतम था। आप कहेंगे सर ये महत्तम से महत्तम था। प्रतिरोधों के समूहन में जो श्रेणी क्रम का समूहन था वो महत्तम से महत्तम हो करता था। जबकि अगर यही चीज यहां पे देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, न्यूनतम से न्यूनतम आ जाएगा, ये न्यूनतम से न्यूनतम आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है, जहां पे R1 प्लस R2 प्लस R3 जैसे कंडीशन हो वहां पे महत्तम से महत्तम, चाहे वो R1 प्लस R2 की बात करे, चाहे वो रेजिस्टेंस की बात करे R1 प्लस R2 की बात करे, चाहे वो इंडक्टर की बात करें L1 प्लस L2 की बात करें, यहाँ पे दोनों में महत्तम होगा। जबकि अगर इस कंडीशन में आ जाए L1 L2 अपान L1 प्लस L2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूनतम से न्यूनतम। यहाँ पे 1/R1 यानी R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 वाली कंडीशन में। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे महत्तम से महत्तम होगा और यहाँ पे न्यूनतम से न्यूनतम होगा। ठीक है, जबकि कैपेसिटर में बिल्कुल उल्टा होता है, यहाँ पे महत्तम से महत्तम होगा और यहाँ पे न्यूनतम से न्यूनतम स्थिति बनेगी। आइए आगे देखते हैं। तथा इसे यल से सूचित करते हैं, हमने आपको बता दिया इसे यल से सूचित करते हैं। इसका सांकेतिक निरूपण ये होता है, से किया जाता है, यह परिपथ में विद्युत धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। प्रतिरोधों की भांति इसका भी समूहन किया जाता है, यानी प्रतिरोधों का यानी रेजिस्टेंस का और इंडक्टर का जो समूहन की प्रक्रिया होगी वो सेम होगी। अभी आपको मैंने दिखाया, संधारित्र व प्रेरक सामान्यतः AC परिपथ में ही प्रयुक्त होते हैं। जो संधारित्र होता है अर्थात कैपेसिटर होता है ये, और जो प्रेरक होता है ये सामान्यतः AC परिपथ में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ये दोनों AC परिपथ में ही प्रयुक्त होते हैं, जबकि प्रतिरोध AC व DC दोनों परिपथ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो जो प्रतिरोध होता है ये AC और DC दोनों पे कार्य करता है, लेकिन ये दोनों कहाँ पे कार्य करते हैं, सिर्फ AC पे। ठीक है, यानी कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों AC पे काम करते हैं, जबकि रेजिस्टेंस क्या है
वो AC और DC दोनों पे कार्य करता है। यदि कुंडलियों की लपेटों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो प्रेरकत्व 4 गुनी हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जो प्रेरकत्व होता है अर्थात जो इंडक्टर होता है उस आपने देखा होगा, कोई अगर मदरबोर्ड खोल के किसी टेलीविज़न का यानी टीवी का या फिर रेडियो वगैरह का आपने उसका मदरबोर्ड खोलो, पूरा प्लेट खोल करके देखा हो तो उसमें आपने देखा हो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उसमें बहुत सारी तारें लपेटी हुई होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है, अगर इसमें हम कुछ तार लपेट दें इसमें तो ये क्या कहलाएगा? इंडक्टर कहलाएगा, प्रेरक कहलाएगा। ठीक है, तो उनकी कुंडलियाँ वो जो लपेटे हुई, जिसे मान लीजिए 50 बार इसमें तारों को लपेट दिया गया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? कुंडली कहलाएगी। एक बार एक कुंडली, 2 बार 2 कुंडली, 3 बार, जितनी बार उन कुंडलियों को, जितनी बार उन तारों को आपस में लपेटा जाएगा घुमावदार से, वो क्या कहलाएंगी? कुंडलियाँ कहलाएंगी। तो अगर हम कोई ये है, मान लीजिए हमने इस पर ऐसे ऐसे घुमाया है इसको, ठीक है, अगर हमने इसको 10 बार घुमाया है तो इसकी 10 कुंडली कहलाएगा। अगर उसकी संख्या को हम 2 गुनी बढ़ा दें तो उसका जो प्रेरकत्व होगा वो कितना बढ़ जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। इसकी कुंडलियों की संख्या को हम 10 बार के बजाय, अगर इस कुंडलियों की संख्या कितनी है, हम मान लेंगे 10, अगर इन कुंडलियों की संख्या को हम 2 गुनी कर दें अर्थात 10 से बढ़ा करके 20 बार लपेट दें तो इनका जो इंडक्टेंस होगा यानी प्रेरकत्व होगा वो कितना गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। अर्थात जब भी हम प्रेरकत्व की अर्थात जो भी इंडक्टर की जो कुंडलियों की संख्या अगर उनको हम 2 गुनी करेंगे तो उनका जो प्रेरकत्व इंडक्टेंस होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि L समानुपाती N2 होता है। इसको हम आगे देख लेंगे, वही चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है धारा घनत्व या चार्ज डेंसिटी। अगर डेंसिटी की डेफिनेशन को समझनी है तो आप पुरानी क्लासेस को जरूर देखें, वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में डेंसिटी के बारे में बताया है। मे बी वीडियो नंबर 3 शायद तीसरी क्लास है या तीसरा वीडियो है, शायद उसी में मैंने डेंसिटी के बारे में, घनत्व के बारे में डिटेल में समझाया है। ठीक है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि डेंसिटी क्या होती है। जैसे आपको बात करूँ दाब क्या है, जैसे मैं आपसे पूछूँ कि दाब क्या है तो आप बताओगे दाब क्या है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि दाब क्या है तो आप बताओगे कि दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो इसकी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो जिस प्रकार से दाब की परिभाषा हम क्या कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो उसी प्रकार से धारा घनत्व की परिभाषा हम क्या कह सकते हैं? तो किसी चालक तार के किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहेंगे? धारा घनत्व कहेंगे। ठीक है, धारा घनत्व को हम J से डिनोट करते हैं। I क्या है? हमारी धारा है। A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, J हमारा क्या है? धारा घनत्व। I क्या है? धारा। A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं J बराबर I/A। ठीक है, तो I क्या है? धारा। इन धारा का मात्रा क्या होता है? हमारा एम्पियर होता है, जबकि ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, या एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। तो धारा घनत्व को हम J से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है या एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं और हमारा पढ़ाने का तरीका भी अगर आपको पसंद आता है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और नहीं पसंद आती हैं हमारी वीडियोस और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको नहीं पसंद आता है तो मेरी क्लासेस को, मेरी वीडियोज़ को डिसलाइक भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।